हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की अपनी इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से कैदी और कोकिला कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। मित्रों, कैदी और कोकिला जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में क्या बताया गया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कविता में बताती है, ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है कैदी और कोकिला कविता। बहुत लोकप्रिय कविता रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति, अंग्रेज शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का गीत है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है, जेल के रूप में देखती है, इसलिए अर्धरात्रि में, आधी रात में चीख उठी है। यहीं से कविता प्रारंभ होती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में थे। स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया था। अंग्रेजी शासन द्वारा उन पर बहुत अत्याचार किए गए और वहीं पर उन्होंने इस कविता को लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। मित्रों, हम इस वीडियो में आज अध्ययन करेंगे कैदी और कोकिला जो हमारी कविता है उसके क्वेश्चन आंसर का, अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है वो है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। जब आधी रात में कोयल कूकने लगी तो उसकी कूक सुन करके कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, उसको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर देखेंगे मित्रों। आधी रात को कोयल की कूक सुनकर कवि को यह लगा कि वह उससे कुछ कहना चाहती है। कोयल या तो उसे कैदी या
कवि मान लीजिए कैदी भी थे वो और कवि तो थे ही। तो कोयल या तो उसे लगातार लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या फिर यातनाओं से जो दर्द मिला है, मिलने वाले दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के दुखों को देखकर अपने आंसू बहा रही है, वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। तो अगले प्रश्न की चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है मित्रों? प्रश्न संख्या 2 है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना यहाँ पर बताई। तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी संभावना कवि ने यहाँ पर बताई है कि किन कारणों से कोयल जो है अर्धरात्रि को बोलने लगी। तो मित्रों इसका उत्तर देखेंगे। कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं यहाँ पर बताई हैं, जिसमें नंबर 1 हम देखेंगे। पहले नंबर पे कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है। ऐसा जब वो कूकने लगी रात को, तो कवि को लगा कि कोयल कवि के हृदय में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का बीज बोने आई है। दूसरा, कवि के कष्टों को बांटने आई है। तीसरा, स्वाधीनता के लिए लड़ने का उत्साह भरने के लिए आई है, स्वाधीनता के लड़ने वालों को उत्साहित करने आई है। चौथा, कवि के प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई है कि कवि जो है अपने देश के लिए आंदोलन में शामिल हुआ और उसको जेल में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। अगला नंबर हो सकता है कि जेल के बाहर अंग्रेजों के अत्याचारों की सूचना देने आई है वो कवि को, जेल के अंदर कि बाहर कितना अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं, ये सूचना देने के लिए वो जेल के अंदर आई है, जेल के बाहर की सूचनाएं देने आई है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है मित्रों? प्रश्न संख्या 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आता है कि किस शासन की तुलना तम माने अंधकार के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। तो उस समय अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था, हमारा देश प्रतंत्र था, तो उस समय अंग्रेजों के शासन की ही तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर तम अब यहाँ पे अर्थ दिया है अंधकार, तम माने अंधकार का आशय अन्याय से है और अंग्रेज अन्याय करते थे। तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार निर्दोष भारतीयों पर बहुत जुल्म कर रही थी, वे उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार करते थे। इसलिए अंग्रेजी शासन की तुलना, या आप बोल सकते हैं ब्रिटिश शासन की तुलना, ब्रितानी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, अंधकार से की गई है। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं, यातनाओं, पीड़ाओं का वर्णन करना है कि उस समय हमारा देश पराधीन था, दूसरे के अधीन था, तो हमारे देश के लोगों को भारत की जेलों में बंद कर दिया जाता था और जेलों में उनको क्या क्या यातनाएं दी जाती थी, यंत्रणाएं दी जाती थी, उसका यहाँ पर छोटा सा आप वर्णन कर सकते हैं कि क्या क्या उनको यातनाएं दी जाती थी। तो मित्रों इसको देखेंगे। उस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था। जैसे लोग पशुओं के से व्यवहार करते हैं, वैसे ही इंसानों से, भारतीय लोगों से व्यवहार किया जाता था। उनके हाथों को लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता, जैसे पशुओं को
वो सांकल से, जंजीर से बांध कर रखते हैं, ऐसे ही भारत के लोगों को बांध कर रखा जाता था। उनकी जेलों के कमरे बहुत छोटे छोटे होते थे और उन कमरों में, जिनमें हमेशा अंधेरा बना रहता था, अंधकार रहता था, कैदियों से काम अधिक लेते थे और खाने को कम देते थे। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कविता में कि मरने को देते नहीं और खाने को भी कम देते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तो उन जेलों में ना तो उनको मरने दिया जाता था और ना उनको जीने दिया जाता था। मारते पिटाई करते थे और जिंदा भी रखते थे, कम खाने को देते थे। तो इस तरह की यातनाएं वहाँ पर सहनी पड़ती थी। और चोरों, बटमारों, डकैतों, लूटमारों, हत्या करने वालों, उनके साथ भारतीय जो अपने देश के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनको उनके साथ जेल में बंद करके रखा जाता था। बहुत यातनाएं दी जाती थी, उनसे बैलों का काम कराया जाता था, मोट खिंचवाया जाता था, कुएं से पानी निकलवाया जाता था। तो इस तरह की बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। हमारी ये पंक्ति है यहाँ पर, उसका भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। बड़ी सुंदर पंक्ति आई है और इसमें कवि ने क्या कहा है, इसके अर्थ को यहाँ पर बताना है, इसका भाव क्या है। तो मृदुल वैभव, मृदुल मतलब मधुरता का, वैभव मतलब धन संपत्ति। अब कोयल के पास जो संपत्ति है उसकी मधुरता है, उसकी मधुर आवाज है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कवि ने जो कहा है उसका आशय क्या लग सकता है, यहाँ पर देखिएगा। कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली कहा गया है, क्योंकि कोयल अपने कंठ से, अपने गले से मीठी आवाज की रक्षा करती है, मीठी आवाज में बोलती है, मीठी आवाज की रक्षा करती है। उसके पास वो धरोहर है, उसकी संपत्ति है। लेकिन जब कोयल जेल में वेदनापूर्ण आवाज में बोलती है, दर्द भरी आवाज में बोलती है, तब कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है और आगे वह कहता है, तुम क्या कहना चाहती है कोकिल, बोलो तो। क्या कहना चाहती हो, इतनी रात में वेदनापूर्ण आवाज में क्यों बोल रही हो कोयल, बताओ तो अगले भाव की स्पष्ट करेंगे अगली पंक्ति का। तो हमारे पास अगली जो पंक्ति है वो है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और आगे है, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका क्या भाव है, ये पूरी पंक्ति का क्या भाव है कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है वो यहाँ पर देखेंगे। इस पंक्ति का जो अर्थ है मित्रों, भारतीय जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में रखा जाता था, बहुत यातनाएं दी जाती थी और उनके पेट पर कोहलू का जुआ बांधकर रखा जाता था। उसी पर ये पंक्ति आई है कि किस प्रकार से उन पेट पर जुआ बांध दिया जाता था और किस प्रकार से जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है वो जुआ उनके पेट पर बांध दिया जाता था। और तब वो क्या करते थे, उसी को यहाँ पर कवि ये कहता है कि मैं पेट पर जुआ जरूर बंधा है, लेकिन मैं तब भी ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। कैसे करता हूँ, ये पंक्ति का अर्थ देखिएगा। कवि कहता है कि मैं कोहलू का जुआ अपने पेट पर बांधकर कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। पेट पर मेरे बांध दिया है जुआ और मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ, लेकिन इससे वे दुखी नहीं होते कि मुझको इतनी यातनाएं दी जा रही है, मैं कुएं से पानी में निकाला जा रहा है। दुखी नहीं होते, बल्कि अंग्रेजी सरकार की अकड़ को समाप्त कर देते हैं। अंग्रेज चाहते हैं, अब अकड़ कैसे समाप्त हुई, अब अंग्रेज चाहते हैं कि कवि कोहलू चलाने से मना कर देगा
क्यों? उसमें बड़ी दर्द होता है, बड़ा जान लगती है, बैलों का काम कराया जाता है, और तो कवि क्या करेगा? चलाने से मना कर देगा, और मना कर देगा तो हम उस पर अत्याचार करेंगे। कवि कोल्हू चलाने से मना कर दे और हम उस पर अत्याचार करें, ये अंग्रेज चाहते थे। लेकिन कवि उनको इस चीज का, इस बात का अवसर ही नहीं देता। कैसे? कि कवि उन्हें अवसर ही नहीं देता है, और वे अंदर ही अंदर, अंग्रेज अंदर ही अंदर जल भुन जाते हैं कि ये कैसा है, हमें इससे इतना जबरदस्त भारी काम करवा रहा हूं और ये तब भी मना नहीं कर रहा है। जल भुन जाते हैं कि हम अत्याचार करें तो करें किस प्रकार से, इतना अत्याचार भी सहन कर रहा है ये। इस तरह से अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं की तरह काम करवाती है, और कवि कहता है कि मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूं, ये पानी का कुआं खाली नहीं करता हूं, मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? क्या क्या अंदेशा होते हैं, क्या क्या शक करता है, क्या क्या अनुमान लगाता है कवि कि आधी रात्रि में जब कोयल चीखी तो क्या क्या अनुमान वो लगाता है? यहाँ पर देखिएगा, अनुमान लगाता है कि अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेक अंदेशे होते हैं। और क्या क्या अंदेशे होते हैं? देखिए, कवि सोचता है कि कहीं ये कोयल पागल तो नहीं हो गई है, जो आधी रात को, कोयल तो दिन में बोलती है, तो आधी रात को बोल रही है, तो कहीं कोयल पागल तो नहीं हो गई, शायद वह किसी कष्ट में हो सकती है। भाई जब कष्ट में कोई होगा तब, दर्द में होगा तो चीखता है, शायद किसी कष्ट में हो जैसे। और दूसरा ये भी सोचता है शायद कोई संदेश लेकर आई है, और शायद वह क्रांतिकारियों के कष्टों को देखकर चीख रही है। तो इस प्रकार के अनुमान कवि लगाता है, इस प्रकार के अंदेशे उसको होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्या कारण है, जलन क्यों हो रही है कवि को कोयल से? अब ये देखो, यहां तक भी कवि ने उसमें लिख दिया है कि जलन महसूस हो रही है। क्यों हो रही है, किस तरह की ईर्ष्या हो रही है, वो यहाँ पे देखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता का कमाल। क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि वह स्वतंत्र है, आज़ाद है, कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है। और कवि जेल में कैद है, वह खुले आसमान का आनंद ले रही है, कोयल खुले आसमान का आनंद ले रही है, उड़ रही है, और कवि 10 फुट की कोठरी में रहने को मजबूर है। कवि कहते हैं कि देख विषमता तेरी मेरी, कितनी तेरे में कितना, तेरे में और मेरे में कितना अंतर है ना। तेरे गीत कहाँ वे वहा, और रोना भी मुझे है गुनाह। मतलब तेरे गीत सुनकर तो लोग वाह वाह करते हैं, और मैं रो भी जाऊं तो वो गुनाह है, या मैं रोऊंगा जेल में तो अंग्रेज मुझे और मारेंगे, तो रोना भी है मुझे गुनाह। कोयल के गाने की सभी तारीफ करते हैं, लेकिन कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है ना। और कोयल का तो तेरा नभ भर में संसार, कवि लिखते हैं तेरा नभ भर में संसार, और मेरा 10 फुट का संसार। मैं तो 10 फुट के कोठरी के अंदर बंद हूँ, अंधेरे कोठरी के अंदर, तू तो पूरे नभ में, आसमान में उड़ती है। तो इस प्रकार कवि को ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी घूम सकती है, और मैं यहाँ पर बंद हूँ। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 8। क्या कहता है प्रश्न संख्या 8? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि कहते हैं कि कवि के स्मृति पटल पर जो कोयल की मधुर मधुर गीतों की
मधुर मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, उन्हें वह नष्ट करने पर तुली है, कवि ये कहना चाहता है। कैसे? तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे मित्रों। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर आवाज से पूरी प्रकृति को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी दिखाई देती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह इन अपनी विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है, क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से दुखी है। और जब कोई दुखी होता है तो वो मधुर मधुर आवाज में हरी हरी डालियों पर बैठकर कैसे गाएगा, मधुर मधुर गीत कैसे सुनाएगा। इसीलिए कवि कहता है कि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से दुखी है और उसने अपनी मधुर आवाज अब छोड़ दी है, इसलिए वो आधी रात को चीख उठी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे मित्रों। हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? यहाँ पर हथकड़ियों को गहना कहा गया है, कविता में क्यों कहा गया है? तो गहना इसलिए कहा गया है, जब कवि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं तब अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है और उनके हाथों में लोहे की हथकड़ियां डाल देती है, जो उनके लिए गौरव की बात है। इसलिए वे हथकड़ियों को गहना कहते हैं। उस समय अंग्रेज सरकार जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता था, जो भी भारतीय, उसको क्या करती थी? जेल में डाल देती थी। तो और सबको वहाँ पर हथकड़ियाँ लगा दी जाती थी। तो जो देश को आज़ाद कराने वाले हमारे भारतीय सैनिक, भारतीय लोग थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जानते थे हमें हथकड़ियाँ लगेगी और वो खुशी खुशी से अपने हाथ बढ़ा देते थे उन हथकड़ियों को लगवाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो हथकड़ियाँ लगी वो गहने से कम नहीं है। तो यहाँ पर हथकड़ियों को गहना कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है, काली तू कंबली भी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कंबली काली। ये काली आली और उस पर तिस पर ये गाली आली, तो इस प्रकार से काली काली आली इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उसी पर प्रश्न बना है। प्रश्न है मित्रों कि काली तू कंबली भी काली, ये आली तक ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन करना है। उस बताना है काली शब्द जो आया है उससे क्या चमत्कार उत्पन्न हुआ कविता में। तो देखेंगे मित्रों उत्तर। इन पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। कितनी बार? 9 बार मित्रों, 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर काली शब्द के कई अर्थ हैं। कवि काली शब्द का बार बार प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि जेल के चारों ओर निराशा और अन्याय का वातावरण है। अंग्रेजों ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ काला काला, मतलब अंधकार वाला ही नज़र आता है। यहाँ पर ये बताया गया। तो मित्रों आप समझ रहे होंगे कि कवि ये कहना चाहता है कि जेल में चारों ओर निराशा है, अन्याय का वातावरण है, अंग्रेज सभी भारतीयों पर अन्याय करते हैं, इसलिए कवि ने काली काली शब्द का प्रयोग 9 बार किया है। अर्थात उन्हें लगता है कि सब कुछ काला काला है,
अंधकार ही अंधकार है, अन्याय ही अन्याय है, उसी को बताने के लिए कवि ने यहाँ पर काली शब्दों का प्रयोग किया है और उससे कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब इसमें काव्य सौंदर्य के लिए किसमें स्पष्ट करना है? ये पंक्तियां नीचे दी गई हैं कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, इस पंक्ति में हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो मित्रों देखेंगे, इस पंक्ति में उपमा और अनुप्रास मानवीयकरण का अलंकार इसमें है। अलंकार के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वहां पर किस प्रकार से हम अलंकारों को पहचान सकते हैं उसको आप देख पाएंगे और अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे, मुझे ये पूरा अनुमान है। नंबर 2 पर चलेंगे। नंबर 2 है, इसमें कोयल की वेदनापूर्ण आवाज को सुनकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल क्या होता है मित्रों? दावानल होता है जंगलों में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो यहाँ पर किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, जब जंगलों में आग लगती है। अब कोयल जो पक्षी है जंगलों में रहते हैं, तो अब जंगलों में अगर आग लगेगी तो कोयल तो चीख उठेगी। तो कवि उससे पूछता है कि किस दावानल की ज्वालाएं तुझको दिखी हैं जो तो चीख पड़ी है, क्या जंगलों में आग तो नहीं लगी है? तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न किया है कवि ने कोयल से। अगला जो नंबर है वो है, इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये हमारा काव्य सौंदर्य हो गया। 3 बिंदु हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे प्रश्न संख्या 11 का ही एक पंक्ति और है, उसमें भी आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, उसका भी करते हैं। हमारे पास पंक्ति है, तेरे गीत कहावे वह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी हैं कि देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। अब कवि जेल में बंद है और वो वहाँ पर रो भी नहीं सकता, अगर रोएगा तो अंग्रेज और मारेंगे, पिटाई करेंगे। तो कवि कहता है कि देख देख तेरे गीत कहावे वहाँ, मतलब तेरे गीत को तो सुनते हैं लोग तो वाह वाह कहते हैं, और मैं अगर रो भी जाऊं तो वो भी गुनाह है, वो भी पाप है। और तेरे और मेरे में कितना अंतर है, और उस पर तो रण की भेरी बजा रही है, युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का डंका बजाने को तैयार है। तो यहाँ पर क्या काव्य सौंदर्य होगा उसको हम देखेंगे। तो चलेंगे उत्तर की तरफ। इस प्रकार हमारा उत्तर हो सकता है, आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जो अभी हमने लाइनें पढ़ी। सबसे पहली बात अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दूसरा, कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमता की ओर संकेत किया है कि क्या क्या अंतर है तेरे और मेरे में। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, देख विषमता तेरी मेरी तिस पर बजा रही रणभेरी। इसमें सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविताओं में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। कैदी और कोकिला कविता के रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? कवि ने और भी पक्षी वहाँ पर सुने होंगे, जेल के आसपास बहुत पक्षी रहे होंगे, पेड़ पौधे रहे होंगे और वहाँ पर बहुत पक्षी रहे होंगे, लेकिन कवि को कोकिला ही क्यों पसंद आई, कोकिला की ही बात क्यों की? ये अभिव्यक्ति
आपको अपने व्यक्त करने के क्या कारण रहे होंगे, उन्होंने कोयल की ही बात की। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मित्रों, कोयल जो है, आपको पता है कोयल बड़ा मधुर वाणी में बोलती है, बहुत मधुर आवाज होती है, सभी तारीफ करते हैं उसकी। तो कोयल हमेशा दिन के समय बोलती है, पहली बात, रात के समय नहीं बोलती। जब कोयल रात के समय करुण स्वर में बोलती है, तब वह वेदना कवि के मन को छू जाती है, कवि का मन द्रवित हो उठता है। कोयल की आवाज अन्य पक्षियों से अधिक मीठी भी है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात की, अपनी कविता में कोकिला को ही उन्होंने चुना, उसी को पसंद किया और उसी पर कविता लिखी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 13, आपके विचार से, अब यहां पर अपने विचार बताने हैं, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या कारण रहा होगा कि अंग्रेज जो सरकार के सैनिक थे, अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों करती थी? क्या कारण होगा, क्यों किया जाता होगा? तो हम इसका कारण समझ सकते हैं इस प्रकार से कि ये कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, वो सरकार, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वो नहीं चाहती थी कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, क्रांति की ज्वाला को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी और हमेशा लगी रहती थी कि वो शारीरिक रूप से भी पीड़ित करे प्लस मानसिक रूप से ज़्यादा पीड़ित हो जाएं और क्या हो, वो ये क्रांति का रास्ता छोड़ दें, त्याग दें और हमारा शासन यहाँ पर बना रहे। अब उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए, भारतीय लोगों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था और जेल में, उस जेल में बंद करके रखा जाता था उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखा जाता था तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार किया जाता था, जैसे कि आम अपराधी होते थे वैसा ही। जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना, अपने देश की आज़ादी के लिए केवल आवाज़ उठाना, वो इतना बड़ा अपराध नहीं था, क्योंकि वो मार पिटाई नहीं करते थे, शांत आंदोलन किया जाता था और उनको भी बंद करके वो रखते थे और बंद उनके साथ रखते थे, चोरों, अपराधियों, बंटवारों के साथ रखते थे, डकैतों के साथ रखते थे और आम अपराधियों जैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जाता था। जैसे उनको दंड दिया जाता था वैसे इनको भी दंड दिया जाता था। वो काय के लिए किया जाता था? मानसिक रूप से तोड़ने के लिए, कि ये मानसिक रूप से टूट जाएं और अपने देश की आज़ादी का ये जो आंदोलन है उसको त्याग दें, उसको छोड़ दें। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं मित्रों, पाठ्येतर सक्रियता से, प्रश्न संख्या 14। अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो हम यहीं पर इस प्रश्न के बाद समाप्ति करेंगे। पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी? उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी? इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। तो मित्रों, ये रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न में से आगे आया है। तो पराधीन भारत की कौन कौन सी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था
तो उस समय की जो मशहूर प्रसिद्ध जेलें थी वो कौन कौन सी थी, और उनमें स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इस बारे में जानकारी प्राप्त करके उन जेलों की सूची, 5-7 जो जेलें हैं उनकी सूची बनानी है, उनके लिस्ट बनानी है, और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। उनको लिख करके अपने राष्ट्रीय पर्व पर, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती है, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन पर अपने विद्यालय में भित्ति पत्रिका, दीवार पे एक पत्रिका लगा करके उस पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये काम छात्र स्वयं कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जेलों के, मशहूर जेलों के नाम और किस प्रकार की उनको यातनाएं दी जाती थी उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पराधीन भारत में निम्नलिखित जेलें मशहूर थी, आप उनको नाम यहाँ पर देख पाएंगे। अंडमान निकोबार की जो जेल थी वो सबसे खतरनाक जेल इसको बोल सकते हैं, अंडमान निकोबार की जेल। दूसरी पोरबंदर की जेल, फिर इलाहाबाद की नैनी जेल, कोलकाता जेल और पूना की यरवदा जेल। ये 5 जेलें बहुत मशहूर प्रसिद्ध जेलें थी, तो इसकी सूची बना सकते हैं। अब इन जेलों में क्या क्या यातनाएं दी जाती थी? इन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय, जो मानव के साथ होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी यातनाएं, इन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था। उन्हें सीलन भरे छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था ताकि वे बीमार हो जाएं, मर जाएं जल्दी बीमार होके। उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, उनसे जानवरों की भांति काम कराया जाता था, उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी और मारा पीटा जाता था। तो इस प्रकार ये हम भित्ति पत्रिका पे लगा सकते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं मित्रों। ये तो थी पराधीन जेलों की बात, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन आज की जेलों में क्या क्या होता है, आज की जेलों में क्या क्या अंतर है तब से, तो उस पे एक प्रश्न और देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वतंत्र भारत की, वो थी पराधीन भारत की, जब हम प्रश्न संख्या 14 पर चल रहे थे तो पराधीन भारत की बात हो रही थी। लेकिन अब स्वतंत्र हो गया भारत। स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। हमको ये इस बारे में पता लगा करके इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्वतंत्रता भारत की जेलों में, जो स्वतंत्र भारत की जेल हैं, इनमें आजकल की जो जेलें हैं, अपराधियों को सुधार कर, उन पे सुधार पे जोर दिया जाता है कि अपराधी अपराध करना छोड़ दें। अपराधियों को सुधार कर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब कौन कौन से चलाए जा रहे हैं? जैसे जेलों में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है लघु एवं कुटीर उद्योगों की, तो उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नशा ना करने की प्रेरणा देने हेतु नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है। जो नशा करने वाले हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है। उन्हें योग और व्यायाम भी जेलों में सिखाया जाता है और उनकी शिक्षा का प्रबंध भी जेलों में कराया जाता है। शिक्षा का प्रबंध जेलों में कराया जाता है। अनेक कार्यक्रमों के द्वारा उनका मनोरंजन भी किया जाता है। समय समय पर उनके लिए प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, जिस अच्छे विचार उनको प्रदान किए जाते हैं जिससे कि उनमें सुधार हो
और वो अपराध करना छोड़ दें। तो इस प्रकार मित्रों हमने ये जो हमारा कविता है कैदी और कोकिला, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हमने यहाँ पर भलीभांति अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको भलीभांति समझ गए होंगे। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप देखिए कि हमारी जो कोयल होती है वो इस तरह की पक्षी होती है और कोयल और इसमें कैदी हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हमारे कवि हैं वो कैदी हैं और कोकिला वहाँ पर कोयल को बोला गया है। तो इस पाठ की इस कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को आप अच्छी प्रकार से समझिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे सभी आपके दोस्त भी मित्र भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।